नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि 2026 नया साल आ गया है, तो नए साल में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौतियां क्या है, उनसे क्या उम्मीद की जाती है प्रधानमंत्री के तौर पर और उनकी सरकार से। क्योंकि 2025 अगर ध्यान से देखें तो उनके लिए असफलताओं का साल था। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें उनके सामने आई जिसके जिसका कोई समाधान उनके पास नहीं था। एक तरफ ट्रंप का हमला था, दूसरी तरफ पहलगाम में आतंकवादी गतिविधि थी और आतंकवाद कश्मीर से निकलकर दिल्ली तक आ पहुंचा, लाल किले पर हमला हुआ। साथ ही साथ पूरा देश जो है वो सांस लेने में उसको दिक्कत होती रही। विदेश नीति के मसले पर भारत ने अपने आप को अलग थलग पाया। आर्थिक नीति पर हम कह सकते हैं कि कहीं कोई सुनिश्चित चीजें दिखाई नहीं पड़ी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो 2025-2026 के लिए छोड़ के गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका सामना कर पाएंगे? क्या उनके पास वो दृष्टि है, या फिर ये कहें कि चुनाव लड़ना और जीतना एकमात्र उनकी उपलब्धि 2025 की रही है? आइए जानते हैं श्रवण जी से। सर, आपने पूछा है कि 2026 में मोदी जी की चुनौतियां क्या है, जी। और आपने ये भी कहा कि 2025 उनके लिए ठीक नहीं रहा। आपने ये नहीं कहा कि 2026 में देश के लिए क्या चुनौतियां हैं, या आपने ये नहीं कहा कि 2025 देश के लिए कैसा रहा। आपकी चर्चा के केंद्र में यह है कि मोदी और देश एक ही है। आपका प्रश्न अगर हम समझे तो ये है कि आप मोदी को ही देश मानते हैं और मोदी की चुनौतियों को ही देश की चुनौतियां मानते हैं, या देश की चुनौतियों को आप मोदी जी की चुनौतियां मानते हैं। पहली बार हो रहा है मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में, कि देश के नायक की चुनौतियां देश के नागरिकों की चुनौतियों से अलग हो रही हैं, हो गई हैं। नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, और नरसिंह राव के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में, अटल जी के जमाने में भी, राजीव गांधी के जमाने में भी देश की चुनौतियां ही राष्ट्र की चुनौतियां होती थी और प्रधानमंत्री और सरकार की चुनौतियां होती थी। हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी चुनौतियां अलग बना ली हैं और वो अपने लिए नई जनता और अपना देश भी नया बना रहे हैं। मतलब वो हर चीज अलग कर रहे हैं, उनकी चुनौतियां अलग हैं, उनका देश अलग बनाना चाहते हैं और वो अपनी नई जनता को खड़ा करना चाहते हैं। हम कह सकते हैं, मतलब एसआईआर के जरिए वो अपनी एक जनता भी चुन रहे हैं, जनता भी खड़ी कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है, हम उसी पर केंद्रित रहते हुए या अपने आप को केंद्रित करते हुए ये कहेंगे कि मोदी जी के सामने 2026 की चुनौती ये है कि वो अपनी सत्ता को और कैसे मजबूत करें। 2025 में जितना विपक्ष कमजोर कर पाए, 2026 में उसे कैसे समाप्त करें। क्षेत्रीय दलों को और कितना समाप्त किया जा सकता है। पार्टी पर अपनी पकड़ को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आप पाएंगे कि 45 साल के जिस अज्ञात आदमी को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, हो सकता है कि 14 जनवरी के बाद उसको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाए पार्टी का। तो ये पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा।
तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि मोदी जी के सामने क्या चुनौतियां थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। चुनाव क्यों नहीं करवा रहे पार्टी में? देश में चुनाव करवा रहे हैं, पार्टी में नहीं करवा रहे। मीडिया, जुडिशरी, स्वायत्त संस्थाएं, इन पर जो कब्जा किया गया है, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार करते हैं, विपक्ष करता है, उनको 2026 में और कैसे कमजोर किया जाए, ये मोदी जी की चुनौती है। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये तो बता दिया कि मोदी जी की चुनौतियां क्या है। मैंने ये नहीं गिनाया कि मोदी जी की चुनौतियों में ये भी शामिल है 2026 में विपक्षी राज्यों को जीतने की। बहुत बड़ा उनका उनका उनकी महत्वाकांक्षा है कि विंध्याचल के पार वो झंडे गाड़े, तमिलनाडु में, केरल में। उनकी उनकी चुनौती ये है कि वो बंगाल को जीत कर बताए। बंगाल को अगर जीत लेंगे तो फिर दिल्ली से बर्मा की सीमा तक भगवा साम्राज्य हो जाएगा। केवल एक बाधा है बंगाल की, असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, और भी जगह बीजेपी की सरकार है। देश के सामने आशुतोष जी चुनौती ये है, जो कि मोदी जी की चुनौती से अलग है 2026 में, कि नए साल में मोदी जी की हुकूमत को या बीजेपी की हुकूमत को कैसे कमजोर किया जाए। अब आप देखेंगे कि दोनों चुनौतियां अलग हो गई हैं। मतलब राष्ट्र का काम, राष्ट्र की चुनौती, प्रधानमंत्री की चुनौती दोनों अलग हो गई है 2026 के लिए। राहुल गांधी का काम और बढ़ गया है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, या विपक्ष का काम और मजबूत और हो गया है, कड़ा हो गया है। और जब भागवत कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं, तो नागरिकों के लिए 2026 की चुनौती और कड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है कि संविधान को कैसे बचाया जाए, उसके सेकुलर स्ट्रक्चर को कैसे बचाया जाए। तो ये जो पूरा मामला है, सत्ताधीशों के लिए नागरिकों की चिंताएं और मोदी जी की चिंताएं 2026 के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, क्या मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, कि 2026 भारत के लिए भी है और दुनिया की राजनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हम जब मोदी जी की चुनौतियों की बात करते हैं 2026 के लिए, तो उसमें बहुत सारा ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, भारत किस स्थिति में होगा, आपने जैसा जिक्र किया है जी। पर जो मैं देखता हूं, वो चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी की ये है कि एक व्यक्ति के शासन को दूसरे व्यक्ति के शासन को में उत्तराधिकार के रूप में सौंपने के लिए जो जितना नुकसान या जितनी क्षति हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को पहुंचाई जा सकती थी, वो उसको कैसे बचाया जाए, ये नागरिकों की चिंता है 2026 के लिए। आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं,
लगातार कह रहे हैं दुनिया की चौथी आर्थिक ताकत बन गए हैं, अब तीसरी बनने जा रहे हैं। हमने बताया कि जापान से कैसे आगे हो गए हैं। चाहे जापान की आबादी कितनी भी हो, उसकी जीडीपी कितनी भी हो, पर हम अपने आप को जापान से आगे बता रहे हैं। हमारे नागरिक इस बारे में सोचें, देश सोचे कि अगर हम इतने बड़े हैं, इतने ताकतवर हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर प्रजातंत्र के राष्ट्रपति से मोदी जी सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? फरवरी में अगर मैं गलत नहीं हूं तो साल भर हो जाएगा जब मोदी जी ने ट्रंप के साथ मुलाकात की थी आखिरी बार। मैं गलत भी हो सकता हूँ। जब वो अमेरिका गए थे, व्यापार समझौता आज तक नहीं हुआ है। हमने लगातार तेल का आयात कम कर दिया है। रूस से जो तेल मंगाते थे वो उसमें करीबन 6 लाख टन बैरल 6 लाख बैरल प्रतिदिन हमने कम कर दिया है। शायद 17 लाख से 18 लाख से 11 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गए हैं। आप बताइए ना मुझसे, एक कारण क्या हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रम्प से नहीं मिल रहे हैं। वो जहां जहां ट्रम्प जाते हैं वहां मोदी जी नहीं जाते। क्या ये संभव है कि आप दुनिया के इतने बड़े राष्ट्र हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप इस बीच में पुतिन से 4 बार मिल चुके हैं? चुनौती ये है मोदी जी के सामने कि दुनिया के करीबन 200 मुल्कों में, टॉप के 20, 25, 30 मुल्कों में हमारा कोई मित्र देश नहीं बचा है जिसको हम कहें कि हमारा मित्र है। हम अभी हाल तक ये मान रहे थे कि चीन के साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही है, पर जो हाल की घटनाएं हैं, पाकिस्तान के साथ जो चीन का एक्सेस बन रहा है, बांग्लादेश के साथ जो बन रहा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि चीन के साथ भी हमारी दुश्मनी काफी बढ़ गई है। आपने पूछा चुनौती का। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, हमारी जीडीपी 8.2 पर है, तो नागरिक क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि रुपया 91 के करीब क्यों पहुंच रहा है, 91 के क्यों हो रहा है? इकोनॉमी अगर मजबूत हो रही है तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों लगातार कम हो रहे हैं? अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो लगभग सभी देशों को हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। कोई बताएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों लगातार कम हो रहे हैं? डॉलर को बचाने के लिए, डॉलर रुपए की पैरिटी को, डॉलर के मुकाबले रुपए को खड़ा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज क्यों, डॉलर क्यों बाजार में डाले जा रहे हैं? ये बड़ी चुनौतियां हैं आशुतोष जी। रोजगार के अवसर पिछले 10 सालों में पैदा नहीं किए जा सके, क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में आए थे, मुझे तो आंकड़ा भी याद नहीं कि उन्होंने हर साल कितने करोड़ रोजगार पैदा करने की बात कही। हकीकत यह है कि त्रिपुरा में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी हुकूमत है, और त्रिपुरा के एक बच्चे को चीनी मानकर, चीनी करार देकर
नस्ली टिप्पणियां करके उसको उसकी हत्या कर दी जाती है उत्तराखंड में। उड़ीसा में मुर्शिदाबाद के एक बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बताते हुए मार दिया जाता है। तो चुनौती आशुतोष जी बहुत कई हैं चुनौतियां कि आपने जिक्र किया बातचीत में, देश का सबसे स्वच्छ माने जाने वाला शहर मध्य प्रदेश का, यहाँ स्थानीय स्तर पर भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। और अमित शाह अभी ग्वालियर में बोल के गए कि ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये शिवराज सिंह से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी के राज में इतने लोगों की, 10 से ज्यादा लोगों की, 12-13 लोगों की मौत हो जाए, बच्चों की भी हो जाए, जहरीला पानी पीने से, मिला हुआ पानी पीने से, मलमूत्र मिले हुए पानी, कंटेमिनेटेड वाटर से हो जाए, जहरीली शराब से नहीं। और सरकार का एक मंत्री इतने एरोगेंटली पत्रकार के सवाल का जवाब दे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे किसी के खिलाफ। तो चुनौती यह है कि देश में कानून व्यवस्था जो है निरंकुश धार्मिक अराजकता में बदल गई है। मोदी जी उस पर काबू कैसे पा सकते हैं? इतना जो विभाजन देश में कर दिया गया है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, वो कैसे रुक सकता है? तो ये कुछ चुनौतियां हैं आशुतोष जी जो मैंने जिक्र की है। और नागरिक डरे हुए हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं, कितने डरे हुए इसका अंदाजा आप लगाइए कि निर्भया कांड, एक निर्भया कांड हुआ था मनमोहन सिंह के जमाने में, तो दिल्ली की सड़कों पर और देश में क्या हुआ था। आज इतने कांड हो रहे हैं, अंकिता भंडारी का कांड हो या सेंगर को लेकर घटना हो या दिल्ली में जिस तरह की अराजकता है कि गाड़ी में बलात्कार करके सड़क पर फेंक दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं हो। आपको लगता है कहीं कोई जू रेंग रही है किसी जगह पर? तो चुनौती सबसे बड़ी यह है कि जनता ने बहुत सारी चीजों को क्या स्वीकार कर लिया है। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या जनता जो चल रहा है उसको देखती रही, और कुछ लोग जो विरोध करेंगे, वो अगर वो एक महिला योगिता भयाना अगर इस तरह से इनिशिएटिव नहीं लेती तो क्या उन्नाव की बच्ची को थोड़ा बहुत भी कि जितना भी न्याय मिला वो भी मिल पाता क्या? या देश में एक प्रशांत भूषण नहीं हो तो क्या हो? आप उंगलियों पर नाम गिन लीजिए कि कौन थे 2025 के जनता के नायक। और आप जब स्वयं सक्रिय थे 2011 में आम आदमी पार्टी के साथ, तब कितने लोग सड़कों पर थे और देश क्या था? तो ये 2026 की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और उसको, उन चुनौतियों को अंडरमाइन किया जा रहा है। और मोदी जी के कॉन्फिडेंस का कारण भी वही है कि वो ये मानते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो चल रहा है वही चलेगा। और उनकी सत्ता को भी कोई खतरा नहीं है और उनकी प्रतिष्ठा को, विश्वव्यापी प्रतिष्ठा को भी कोई खतरा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही नेगेटिव नोट पर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। पर अब जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बताया। और
हो सकता है कि उसमें कुछ छूट गया हो जो उपलब्धियों के तौर पर नहीं बताया हो, या 2026 में हम प्राप्त करने वाले हों, वो शायद मुझसे छूट गया हो। पर उसके लिए आपके दर्शक और आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.